शुरुआत करते हैं आज के ऑडियो बुक में महान लेखक रविंद्र शर्मा द्वारा लिखा हुआ बुक कौन रोएगा आपके मृत्यु पर, Who will cry when you die। ये किताब दूसरे किताब से अलग और इंटरेस्टिंग है। ये किताब आपके जीवन में वरदान साबित होगी जो कि आपको अपने बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। पार्ट 3 आगे की ओर अपने आदर्श पड़ोस के बारे में सोचिए। अपने आत्मज्ञान के कोष के स्थान एक और काम मैंने किया, वो है उन लोगों की सूची बनाना जिनके बारे में मैं कामना करता हूँ कि वे मेरे पड़ोसी होते। इसमें अतीत और वर्तमान के वे सब पुरुष और महिलाएं हैं जिनके साथ में कभी कभार अपनी खुशी बांटना चाहूँगा। अपने आदर्श पड़ोसी की सूची बनाना आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति और गुणों के साथ जोड़ेगा जिसकी वजह से आप उन अधिकांश लोगों का आदर करते हैं। ऐसा करने से आपके लिए अपने आप को समझना आसान हो जाएगा। ये भी अपने जीवन को 30 मिनट के लिए मजेदार तरीके से बिताने का ढंग है। यहाँ मेरे सूची में ये लोग हैं। नॉर्मन विंस्टन फिल द पावर ऑफ थिंकिंग के मशहूर लेखक, हेनरी डेविड थोरी अमेरिका के महान दार्शनिक और वाल्डन के लेखक मेरी पसंदीदा पुस्तक में से एक, बल्तासार ग्रेसियन जेस्टुट विधान जो स्पेन के लेखकों में से एक थे, बिली हॉलिडे महान जैज गायक, नेल्सन मंडेला क्रांतिकारी, ओक मेंडनी आत्म उत्थान के लेखक जिनके साहित्य में अ बेटर वे टू लिव और यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस जैसे साहित्य शामिल है, आदि आदि। बिल्कुल अभी समय निकालिए और उन लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके घर वाली सड़क पर रहते हो। फिर इन लोगों के गुणों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आप उनकी सराहना करते हैं और किस प्रकार इन विशेषताओं को आप अपने जीवन में डालना चाहेंगे। अपने जीवन के दर्शन को वास्तविकता में लाने का पहला कदम उसका अर्थ समझना है और जैसे हम बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला कदम है उन लोगों के गुणों को पहचानना जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। आगे की ओर सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने की आदत एक तोहफा है जो आप अपने आप को देते हैं। कुछ नियम आपके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। उनमें से एक है जल्दी उठने का नियम। प्रातःकाल के कुछ प्राथमिक घंटे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि समय मध्यम गति से बढ़ रहा है और शांति की महान भावना जैसे आपके वातावरण में बढ़ जाती है। अगर आप 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाएंगे तो ये आपको अपने दिन का नियंत्रण लेना सिखाएगा, बजाय इसके कि दिन आपको नियंत्रित करने लगे। बिस्तर के साथ जंग को जीतकर, मन को गद्दे के मजे से ऊपर लाकर और जल्दी उठकर आप अपने आप को कम से कम 1 घंटे की शांति का समय दे सकते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो है दिन की शुरुआत। अगर समझदारी से बिताया जाए तो बाकी दिन अपने आप में अद्भुत होगा। दी मोंक हु सोल्ड हिज पराडी में मैंने अपने पाठकों को चुनौती दी थी कि सूर्योदय के साथ उठो और उनको अनेक विकल्प दिए थे जिससे उन्हें इस नए अनुशासन को विकसित करने में मदद मिल सके। मुझे अनेकों पत्र, ईमेल और फैक्स मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन को 5 बजे उठकर सुधारा है। इनके द्वारा मैं ये कहते हुए सुरक्षित महसूस करता हूँ कि ये सफलता का ऐसा मंत्र है जो वास्तव में अपने जीवन में एकबद्ध करने लायक है। ऐसा करके आप उन प्रभावशाली लोगों की उस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जैसे कि महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन, नेल्सन मंडेला, टेड टर्नर और मैरी के एस। दी मोंक की एक पत्रिका एक विक्रय अधिकारी ने मुझे लिखा कि उनका तनाव नाटकीय ढंग से घट गया जब से उन्होंने जल्दी उठना शुरू किया और उनके दफ्तर के लोगों ने पेपरवेट दिया जिस पर लिखा था, हमारे MIP के लिए आप जो भी कर रहे हो करते रहे। आप हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। जो हमेशा देर से उठती थी उसने कसम खाई कि वो सोना बंद करके अपने उस खोए हुए वक्त को जो उसने कंबल के नीचे सोते हुए गुजारा है किस स्मृति पूर्ण करेंगे। अंत उसने पहले 6 बजे उठना शुरू किया
जब उसका परिवार सो रहा था, फिर 5:30 बजे और उसके बाद 5 बजे अपने लिए उपलब्ध किए गए उस फुर्सत के समय में से उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो कार्य उसे पसंद थे, परंतु उसे कभी समय नहीं मिल पाया। शास्त्रीय संगीत को ध्यान से सुनना, पत्र लिखना, साहित्य पढ़ना और भ्रमण करना जैसी कुछ प्रक्रियाएं जिन्हें वो अपने अंतर मन को पुनर्जीवित करने और अपने आप से जुड़ने के लिए प्रयुक्त करती थी और जिन्हें वो शायद खो चुकी थी। जल्दी उठने से उसने फिर से अपनी फिक्र रखनी शुरू कर दी और ऐसा करने से वो एक अच्छी माँ, पत्नी और कामकाजी महिला हर रूप में बेहतर बन गई। जल्दी उठने की आदत का विकास करने के लिए पहली बात जो याद रखनी चाहिए वो है कि आपकी नींद को परिमाणात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए। 6 घंटे की बिना विघ्न की नींद 10 घंटे की बिना आराम की और 20 में उसने वाली नींद से बेहतर है। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अपने पूरे दिन की प्रक्रियाओं को सोते समय दोहराने की कोशिश मत कीजिए। 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। सोने से पहले समाचार मत देखिए। बिस्तर पर लेटकर मत पढ़िए। अपने आप को कुछ हफ्ते दीजिए जिसमें आप इस आदत को डाल सके। ऐसा कहना कि आपने जल्दी उठने की कोशिश की परंतु 20 में छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत कठिन था, उसी बात के समान है कि आपने एक हफ्ते फ्रेंच सीखने की कोशिश की पर 20 में छोड़ दी क्योंकि आप उस भाषा को बोलना नहीं सीख पाए। जीवन में बदलाव लाने के लिए समय, संकल्प और संयम की आवश्यकता होती है, परंतु आप इसके बेहतरीन परिणामों को देखकर शुरुआत में अनुभव होने वाली परेशानियों को भुला देंगे। आगे की ओर अपने परेशानियों को आशीर्वाद समझिए। जीवन में नायकत्व के ऊपर कुछ शिक्षा शालाओं में मैं अक्सर शामिल होने वाले लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ, कौन लोग मेरी इस बातें से सहमत है कि हम अपने सबसे कठिन अनुभव से सीखते हैं? अनिवार्य रूप से कमरे में हर हाथ उठ जाते हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हम इंसान अपना अधिकांश समय अपने जीवन के कठिन अनुभवों के नकारात्मक पहलू पर ध्यान देने में बिता देते हैं, ये देखने के बजाय कि वे वास्तव में हमारे महानतम शिक्षक होते हैं। आपके पास विवेक और ज्ञान नहीं होता जो आज आपके पास है अगर जीवन के त्रासदियों को ना झेला होता, परेशानियों को ना सहन किया होता और गलतियों को ना की होती। हमें ये समझ लेना चाहिए कि दर्द एक गुरु है और नाकामयाबी सफलता की सीधी सड़क। आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ तारों को गलत नहीं बजाते हैं और आप कभी भी नाव चलाना नहीं सीखेंगे अगर आपको नाव कुछ बार न पलटे। अपनी परेशानियों को एक आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए। अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझिए और वचनबद्ध रहिए कि अपने सीतों को ज्ञान के रूप में बदल देंगे। जैसे जैसे मैं जीवन के पथ पर आगे बढ़ा, मैंने भी अपने हिस्से के दुखों का सामना किया, परंतु मैं हमेशा अपने को याद दिलाता हूँ कि हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभव से नहीं बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से होता है। जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान ही हम ये खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम में उन कौन से असीमित शक्तियों का निवास है। अगर आप वर्तमान में इस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो पूरे आदर के साथ में रेनर मारिया के शब्द अर्पित करना चाहूँगा, जिसने मेरी जीवन के तेरे रास्तों पर हमेशा मदद की है। हर उस बात पर संयम रखें जिसका हल आपके अंतर में नहीं है। उन प्रश्नों को भी बंद कमरों या उन किताबों की तरह प्रेम करना सीखिए जो विदेशी भाषा में लिखी गई है। फिलहाल आप उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए, वे आपको नहीं मिल सकते क्योंकि अभी आपने उस जीवन को जिया नहीं है। ये प्रश्न है हर चीज को स्वयं अनुभव करने का। अभी आपको सिर्फ प्रश्न के साथ जीना है। शायद आपका ध्यान बिना धीरे धीरे आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर पा जाएंगे। आगे की ओर बहुतायत में हंसिए। एक अध्ययन के अनुसार एक 4 साल का बच्चा औसतन एक दिन में करीब 300 बार हंसता है और एक वयस्क करीब 15 बार।
अपने पूरे दिन के सब दायित्व, तनाव और प्रक्रियाओं के बोझ से हम हंसना भूल गए हैं। रोज हंसना हमारे चित्त को उन्नत करता है, सृजनात्मक को उजागर करता है, हमें ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा सुना गया है कि हास्य अभिनेता स्टीव मार्टिन हर सुबह अपने रसों को बहाव के आरंभ के लिए और अपने दिन की एक ओजस्वी शुरुआत करने के लिए हर सुबह 5 मिनट तक हंसते हैं। हंसी की चिकित्सा का अनेकों बीमारियां और गंभीर रोगों का इलाज करने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा है, हम इसलिए नहीं कह हंसते हैं कि हम खुश हैं, बल्कि इसलिए हम खुश होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। मेरा एक दोस्त अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उसने अपने नए साल में ज्यादा हंसने का संकल्प लिया। हर हफ्ते वो अपने वीडियो की दुकान से या तो किराए पर 3 स्टेन्स की फिल्म लाया था या तो कोई हास्य की नई किताब खरीदता था जिसे वो दिन में फुर्सत के समय में पढ़ता। वो शुरुआत से ही सकारात्मक व्यक्ति था, परंतु उसने ये महसूस करना शुरू किया कि वो पहले से भी अधिक प्रसन्न बन गया और इस आत्म विकास के तरीके की शुरुआत के बाद से वो ज्यादा हंसने लगा है। इस खुशी के वातावरण ने उसके इर्द गिर्द एक नई जागरूकता पैदा कर दी और उसके जीवन को सरल बना दिया। अपनी नौकरी से संबंधित उसके जो भी तनाव थे उनमें भी अद्भुत रूप से कमी आ गई। इस साधारण पद्धति ने उसे एक संपूर्ण रूप से जीने के नए धरातल और प्रभावशीलता के ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जिस प्रकार मेरे मित्र ने शुरुआत करी, उसी प्रकार आप भी अपने पास की वीडियो की दुकान पर एक नई मजेदार फिल्म लीजिए, फिर कुछ किताबें उतारिए। उदाहरण स्वरूप गैरी लार्सन की फारसाइट की श्रृंखला या बहुत दारू परी जाने वाले दिलवर्टे के कार्टून जो आपको हंसने की आदत को प्रेरित कर सके। अपने कुशहार अंतर्मन के साथ जुड़ने की कोशिश करिए और पेट में हंस हंस कर बल पर जाए ऐसी अद्भुत हंसी के मजे लीजिए। आगे एक दिन बिना घड़ी के बिताइए। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसा किया जो मैंने बहुत सालों से नहीं किया था। मैंने अपनी घड़ी घर छोड़ दी और पूरा दिन बिना समय पर ध्यान दिए बिताया। घड़ी के हिसाब से जीने और उस दिन को योजना बनाने के बजाय मैंने सिर्फ वो किया जो मेरा मन हुआ और उस क्षण के लिए जिया। मैं एक समय की कठपुतली बन रहने के बजाय एक वास्तविक इंसान बन गया। प्रातः काल के समय में जंगल में दूर तक भ्रमण के लिए गया जो मुझे बहुत प्रिय है। अपने साथ में वाल्डन की एक पुरानी प्रति ले गया जो सामाजिक दार्शनिक हेनरी थ्योरी के द्वारा लिखी गई है। ये वो किताब है जो मुझे अत्यधिक पसंद है। बैठकर पढ़ने के लिए एक सुंदर स्थान ढूंढकर मैंने सामंजस्य के उन क्षणों का अनुभव किया जहां परिपूर्णता बिल्कुल सही समय पर घटती है। मैंने पुस्तक को निरुद्देश्य से खोला और प्रस्तुत अनुसंधान को अपने सामान्य पाया। मैं जंगल में गया क्योंकि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह सोच विचार कर जीना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता कि मरने से पहले मुझे ये पता चले कि मैं जीवन भर सिर्फ अनिवार्यताओं का सामना करता रहा और मैं वह स्वयं ही नहीं सीख पाया जो मैं दूसरों को सिखाने वाला था। मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता था जो वास्तव में जीवन नहीं था। जीवन कठिन अवश्य है, परंतु इसके यह मतलब कतई नहीं था कि मैं त्याग का जीवन जीना चाहता था। जब तक ऐसा जरूरी ना हो जाता, मैं एक ऐसे गहन जीवन की तलाश में था जिससे उसका सार निकाल सकूं और एक योद्धा की तरह इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में उस सब को हरा सकूं जो असली जीवन नहीं है। मैंने इस महान व्यक्ति के शब्दों पर मनन चिंतन किया और अपने आसपास फैले हुए जादुई सुंदरता से अपने आप को सराबोर कर लिया। बाकी दिन मैंने एक किताब की दुकान पर अपने बच्चों के साथ था स्टोरी देखते हुए, आंगन में अपने परिवार के साथ आराम करते हुए और अपनी पसंद का संगीत सुनते हुए गुजारा। ना तो ये महंगा है ना जटिल, बस सिर्फ आनंद से परिपूर्ण है। जीवन जियो।
जब फिल्म स्टार केविन कॉस्टनर ने उसके पैसे के उधार शराब के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था, मैं जीवन को जी रहा हूँ। मुझे ये उत्तर अत्यंत विद्यार्थपूर्ण लगा। अपने अनुभव और घटनाओं के बारे में अच्छा या बुरा होने का निर्णय लेते हुए समय नष्ट करने के बजाय उसने एक तटस्थ रहने का तरीका अपना लिया और सादगी के साथ उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया जिस रूप में वो रास्ते में आते हैं। हम सब अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्तों पर चलते हैं। हम में से कुछ लोगों के रास्ते दूसरे से ज्यादा पथरीले होते हैं, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य तक बिना परेशानियों झेले नहीं पहुंचता है। अंत उससे लड़ाई करने के बजाय क्यों ना हम उन्हें अपने जीवन का रूप समझकर स्वीकार कर ले। क्यों ना आप अपने आप को परिणाम से अलग करके सफलता और संपूर्णता के साथ सिर्फ उन परिस्थितियों का अनुभव करें जो आपके जीवन में प्रवेश करती है। दर्द का महसूस करिए और प्रसन्नता का स्वाद लीजिए। जब तक आपने कभी किसी घाटी के दर्शन नहीं किए हैं, तब तक किसी पहाड़ की ऊंचाई का दृश्य आपको सांस को रोकने वाला नहीं लगेगा। याद रखिए, जीवन में सिर्फ परिणाम होते हैं, ना कि नाकामयाबियां। सिर्फ सीख होती है, ना कि पाठ। वास्तव में परेशानियां कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ अवसर होते हैं जो कि समाधान का रूप लेने के लिए बुद्धिमान इंसान के इंतजार में होते हैं। आगे सुनते हैं। अपने धन को आशीर्वाद दीजिए। अगर कभी आपको इंग्लैंड में लंदन जाने का मौका मिले तो आप पुइल्स में अवश्य जाएं, जो कि शहर की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। मैंने इस दुकान में धूल से भरी हुई अलमारियों में भरी हुई किताबों को देखते हुए जिन रत्नों को ढूंढा है वो शायद दुनिया की किसी भी और दुकान में नहीं मिलेंगे। और मेरे जैसे विद्यार्थी जिसे आत्म उस्तान के साहित्य में रुचि है के लिए साधारण दुकान का वो बाग एक चुंबक की तरह काम करता है। मैं हमेशा उन लेखकों की तरफ ध्यान देता हूँ जो ज्यादा मशहूर नहीं है, पर फिर भी वे मुझे जीवन की कला और अपने जीवन में सुधार लाने की दिशा में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। और पुइल्स में मैं ये हमेशा पा लेता हूँ। कुछ वर्ष पहले मुझे एक पुस्तक मिली थी जिसका नाम था ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड। ये करीब 30 साल पहले एक अल कुरान नाम के आदमी द्वारा लिखी गई थी, जो उन दिनों दुनिया का महानतम मानसिक जादूगर था। एक अध्याय में जिसका नाम है धन का रहस्य, उन्होंने ये लिखा है, जब आप अपना पैसा किसी चीज के लिए दे देते हैं तो याद से उसे हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उससे कहिए कि वो अपने हर सुनने वाले को धन्य करे। उसे निर्देश दीजिए कि वो भूखे को खाना दे और फिर कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आए। इसे हल्के ढंग से मत लीजिए, मैं गंभीरता से ऐसा कह रहा हूँ। आगे के कुछ दिन आप अल कुरान की सलाह को मान कर देखें कि क्या होता है। जब आप अपने राशन के सामान के लिए पैसे का भुगतान करते हैं तो चुपचाप सबको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आप तक ये खाना पहुंचाने में मदद की है। वो किसान जिन्होंने इसे उपजाया है, वे लोग जिन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया, और वे संरक्षक जिन्होंने इसे संरक्षित करके रखा। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित चेक लिख रहे हैं तो क्यों ना चुपचाप आप उन सब शिक्षकों की प्रशंसा करिए जो अपना समय आपके बच्चों के भविष्य को संभालने की दिशा में व्यतीत कर रहे हैं, और उन सब लोगों को भी जो इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं। जब आप किसी दुकान से कोई पत्रिका खरीदते हैं तो उस इंसान को आशीर्वाद दीजिए जो पूरे दिन काउंटर के पीछे खड़ा रहकर मेहनत करता है, और कामना कीजिए कि यह पैसा उसके जीवन को बेहतर बनाए। जैसा कि ये अखंड सत्य कहता है, जो हाथ देता है वही हाथ बटोरता है। आगे की ओर योग्यता पर ध्यान दीजिए। कुछ समय पहले मेरे दफ्तर में फेडेक्स से एक पार्सल आया। उसके अंदर एक लिफाफा था जिस पर सुनहरी मोहर लगी हुई थी और के ऊपर मेरा नाम सावधानी से लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे खोला और अंदर के पत्र को पढ़ने लगा।
ये पत्र एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के पास से आया था, जिसने मेरी किताब लीडरशिप विजडम फ्रॉम द मॉन्क हू सेल्ड हिज फरारी की एक प्रति अपनी यूरोप की व्यावसायिक यात्रा के दौरान विमानस्थल से खरीदी थी। उन्होंने कहा कि वे जीवन पर्याप्त के लिए नेतृत्व के विषय के विद्यार्थी रहे, परंतु किताब के नाम से थोड़ा उलझने में है। हालांकि ये बोलते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ पड़ी थी। ये अधिकारी अत्यधिक तनाव की स्थिति में था, जिसका कारण उसके ऊपर आने वाले दबाव थे और वो अपने नेतृत्व की काबिलियत को इस कदर प्रभावशाली बनाना चाहता था, जिससे वो अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत दुनिया में उस पहलू पर ध्यान दे सके जो ज़्यादा जरूरी है। अपने पत्र में उसने लिखा था, जब मैंने इस आदमी की कहानी पढ़ी जिसका जीवन अत्यंत जटिल और नियंत्रण के बाहर जा चुका था, तब मैंने अपने आप को अपने उस हिस्से से जोड़ना शुरू किया जिसमें मैं बहुत समय से दूर हो चुका था। मैंने उन लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो लोग मुझसे मार्गदर्शन और प्रेरणा की अपेक्षा करते हैं। मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचना शुरू किया जो पिछले 5 सालों से मुझसे उसे छुट्टी पर ले जाने की गुहार कर रही थी, और मैंने उन 3 बच्चों के बारे में सोचा जिन्होंने अपने पिता को उनके सबसे बेहतरीन चालों में सिर्फ सफलता की काल्पनिक सीढ़ी पर चढ़ते देखा था। मैं अपने आप को एक शक्तिशाली इंसान समझता हूँ, परंतु जैसे जैसे मैं आपको किताब पढ़ता रहा, मेरी सिसकियाँ निकलने लगी। मैं रोने लगा, पहले होले से फिर मेरा रोना नियंत्रण के बाहर हो गया, इतना तीव्र कि मेरे परिचारक को अंदर आकर मुझसे पूछना पड़ा कि मेरे साथ सब कुछ ठीक था। सीईओ बोलता रहा, वो क्षण मुझे जगाने वाला समय था, वो अनुभव जिसको मैं अपने साथ तब तक रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। मुझे मालूम था कि जिस प्रकार मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और जिस प्रकार मैं जीवन जी रहा हूँ, उसमें मुझसे कुछ गंभीर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अंत इस उड़ान में 35,000 फीट आसमान की ऊंचाइयों में दुनिया से ऊपर मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं इस बात का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा कि सिर्फ जीवन की बुनियादी बातों पर ध्यान दूं और अपने जीवन में आने वाले उन अनगिनत विघ्नों को हराते हुए सिर्फ अपने आप को उन क्रियाओं पर केंद्रित करूं जिनमें वो शक्ति है जो मेरे काम करने से ढंग में परिवर्तन ला सके। मैंने वचन लिया कि मैं रोज से समाचार पत्र नहीं पढ़ूंगा और अपने आए हुए हर पत्र व्यवहार को नहीं देखूंगा, और वे भोज जिसका बुलावा आता है उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे पास आपका अध्याय जो व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर है, जिसको आप सटीक रूप से फोकस ऑन दी वर्डी बुलाते हैं, को मैंने एक धातु पर लिखवा कर अपनी मेज पर रखा है। वो मुझे याद दिलाने के लिए कि जो व्यक्ति सब कुछ करने की कोशिश करता है वो अंत में कुछ भी नहीं कर पाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि तब से मेरा जीवन कितना बेहतर हो गया है जब मैंने इस सरल परस्पर के साथ जीना शुरू किया है। धन्यवाद। समय आपके उपभोग की सबसे आवश्यक वस्तु है, फिर भी लोग इस प्रकार जीते हैं जैसे हमारे पास समय की प्रशुरता है। अपने जीवन का निरंतर हाथ में लेने के लिए आवश्यक है कि अपना ध्यान वापस अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर सके। चीजों को करने का असली रहस्य इस बात को जानने में है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने दिन का समय उन उच्च कार्यों के संपादन में लगाइए और प्राथमिकता देंगे तो वो आपके जीवन के उद्देश्य और धरोहर को पूरा करने में सहायता देगी और आपके जीवन को बदल देगी। इतिहास के बड़े विचारक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। महान ज्ञानी कन्फ्यूशियस के कहना है, एक इंसान जो 2 खरगोश के पीछे भागता है वो एक को भी नहीं पकड़ पाता है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, आप अपनी व्यस्तताएं कम कर दीजिए अगर आपको जीवन में शांति की तलाश है। पीटर ड्रुकर ने ज्ञान के बिंदु के रूप में एक दूसरे ही तरीके से लिखा है, जिस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है उसे पूरी क्षमता के साथ करने से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है।
अगला पाठ, हमेशा अपने साथ एक किताब रखिए। यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अपने जीवन की दौर में हम 8 महीने अपनी जंक मेल खोलने में, 2 वर्ष फोन की गलत कॉल का जवाब देने में और 5 वर्ष कतार में खड़े रहने में व्यतीत कर देते हैं। इस आश्चर्यजनक सच्चाई के बाद सबसे साधारण परंतु बुद्धिमत्ता से समय का सही उपयोग करने का तरीका है कि आप जहां भी जाए वहां किसी पुस्तक के न जाए जब दूसरे लोग कतार में इंतजार करते हुए असंतोष प्रकट करते हैं। वही आप अपने आप को उन्नत करने की प्रक्रिया में लगे होते हैं और अपने दिमाग को उस महान किताब में दिए हुए बहुमूल्य विचारों से पोषण दे रहे होते हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक जीने का तरीका सीखते रहिए। रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा था। फिर भी ज्यादातर लोग अपने स्कूल की औपचारिक शिक्षा के अलावा गिनती की किताबें पढ़ते हैं। इस शीघ्रता से बदलती दुनिया में विचार ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ आवश्यकता है कि सही किताबों से उन विचारों द्वारा अपना चरित्र का पूर्ण निर्माण या अपने रिश्तों को एक नया रूप देने या अपने जीवन में एक क्रांति लाने की दिशा में प्रयोग करना चाहिए। एक बढ़िया किताब आपके जीने का तरीका बदल सकती है। जैसा कि दार्शनिक हेनरी डेविड थ्योरी ने वाल्डन में लिखा है, शायद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी स्थिति को अचूक तरीके से बयान करते हैं, जिन्हें अगर हम सही में सुन और समझ सकते तो वो शायद सुबह और शरद ऋतु से ज्यादा पवित्र होगा और संभवतः हमारे रास्ते में आने वाली चीजों को एक नई दिशा देगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक किताब पढ़ने के बाद एक नए युग का अनुभव किया है। किताबें हमारे संयोग बस मिलती है जो हमारे चमत्कारों की व्याख्या करती है और नई आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताती है। आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे ये सिर्फ आपके परिश्रम पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी सोच रखते हैं। जैसा कि मैं अपने नेतृत्व के भाषणों में कहता हूँ, इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे महान विचारक ही सबसे महान नेता होंगे और आप 5 वर्षों के बाद किस प्रकार का व्यक्ति होने वाले हैं और ये 2 तरह के प्राथमिक प्रभावों पर निर्भर करता है। वो ये कि आप किन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं। मैं अक्सर अपनी शिक्षाशाला की जनता से मजाक करता हूँ कि मैं सिंड्रेला टेनिस खेलता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ परंतु गेंद तक नहीं पहुँच पाता हूँ, पर जब अपनी तुलना में किसी बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलता हूँ तो मेरे खेल पर कुछ जादू सा हो जाता है। मैं ऐसी बाजी चलता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं दी, पूरी कुशलता के साथ हवा में उड़ान भरते हुए, इतनी सरलता के साथ कि कोई भी बढ़िया खिलाड़ी मेरे पास सामने पानी भरे। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत ऐसी ही धारणा का सृजन करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को महानतम व्यक्तित्व के विचारों के सामने लाते हैं जो इस ग्रह पर पहले कदम रख चुके हैं, आपके खेल में सुधार आता है, आपके मनन की गहराई बढ़ती है और आप बुद्धिमत्ता के नए धरातल की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। गहनपात आपको 24 घंटे इस दुनिया के सर्वोच्च सृजनात्मक ज्ञानी और प्रेरक व्यक्ति के साथ संबंधित रखता है। अरस्तु, इमर्सन, सेनेका, गांधी, थ्योरी, डोरोथिया ब्रैंडी और अनेकों बुद्धिमान पुरुष और स्त्रियां जो हमारे ग्रह की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, वह सिर्फ इस प्रतीक्षा में है कि आप उनका ज्ञान उनकी पुस्तकों के माध्यम से उनके साथ बांट सके। आप ऐसे अवसरों को अपने हाथ में जब भी संभव हो लेते रहे। अगर आज आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज के दिन आप जिए भी नहीं है, और पढ़ना आते हुए भी अगर आप पढ़ने में नाकामयाब होते हैं तो ये उसी समान है जैसे जिसको पढ़ना नहीं आता है पर पढ़ना चाहता है।